हेलो गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप सब लोग हैं। बहुत टाइम हो गया, हम लोग रेगुलर लेक्चर्स हमारे मिल रहे थे आपको संडे तक, और संडे को ही हमारे रेगुलर लेक्चर्स कंटिन्यू होते रहेंगे। हमने लास्ट टाइम पे फार्माकोकाइनेटिक्स का पार्ट 3 कंप्लीट कर लिया था, और फार्माकोकाइनेटिक्स पार्ट 3 कंप्लीट करने के बाद आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एंजाइम इंडक्शन, इनहिबिशन एंड एक्सक्रीशन, कि माइक्रोसोमल एंजाइम एक्चुअली में इंड्यूस कैसे होते हैं, फिर हम समझेंगे कि वो इनहिबिट कैसे होते हैं, और फिर एक्सक्रीशन की क्या जरूरत पड़ती है ह्यूमन बॉडी में। ठीक है, और अगर एक्सक्रीशन नहीं होगा तो उसके रिपरकशंस क्या क्या होंगे, आ जाओ हम लोग समझते हैं। माई सेल्फ सुमित, आपका होस्ट कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पर लेकर के आ गया हूं अपना लेक्चर नंबर 13, और हमारे लेक्चर नंबर 13 पे मुझे एक बात का भरोसा है कि आपको बहुत मजा आने वाला है। प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि जितनी भी हमारी ऑडियंस है उसमें से 54.6% बच्चों ने स्टिल हमें सब्सक्राइब नहीं किया है। तो अगर आप चाहते हो कि ऐसे ही इंसाइटफुल लेक्चर्स आप तक आते रहे, सो प्लीज डू सब्सक्राइब। अपार्ट फ्रॉम दैट, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। टाइम हो रहा है, शाम के बज रहे हैं 7, और अब हम जो है लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। चलो आ जाओ। बिफोर दैट मैं कुछ आपको इनसाइट्स बताना चाहूंगा कि ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा। ठीक है, ये है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा, इसको आप लोग सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। इंस्टाग्राम आईडी का मैंने यूजर नेम चेंज कर दिया है, अब मिस्टर अंडरस्कोर सोमवंशी अंडरस्कोर 2003 नहीं है। हमारा जो नया यूजर नेम है वो है कॉन्सेप्टो फार्मा। क्या है वो, है हमारा कॉन्सेप्टो फार्मा। आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो प्लीज कॉन्सेप्टो फार्मा को इंस्टाग्राम पे सर्च करो, जाकर के फॉलो करो। कोई भी क्वेरी रिलेटेड आती है, कोई भी क्वेरी, आपको कोई भी दिक्कत समझ में आती है, या कोई भी आप ऐसा आपके पास सजेशन है जिसको हम लोग इंप्रूव कर सकते हैं, सो प्लीज लेट अस नो ऑन आवर मेल आईडी। कौन सी है, conceptofarma21@gmail.com। बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर लेट मी गिव माई इंट्रोडक्शन कि why I am standing here. I do have teaching experience of more than 2 years. I mentored over 500 students. Apart from that, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालो सब लोग, माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। क्या हेडिंग डालोगे बच्चों, माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। ठीक है, आ जाओ स्टार्ट करते हैं। माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। ठीक है, ओके। और हमारा पॉडकास्ट 2 रिलीज हो गया था सुधांशु सर के साथ, और आप सबने उसको बहुत ज्यादा ही प्यार दिया है। और मैं एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इसको जल्दी से जल्दी 2K व्यूज हमारे कंप्लीट करवाइए, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा इंसाइटफुल कंटेंट है रिलेटेड टू मार्केट एक्सेस, रिलेटेड टू रिसर्च एनालिस्ट, हाउ यू कैन इंप्रूव योर लिंक्डइन प्रोफाइल, वो सारी चीजें। और जब भी इतने इंसाइटफुल पर्सनालिटीज को हम पॉडकास्ट करते हैं, बिकॉज सुधांशु सर इज CSJMU गोल्ड मेडलिस्ट, तो उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। सो प्लीज जाकर के देखिए, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो मैं जो है लिंक डिस्क्रिप्शन पे लिंक डाल दूंगा, आई बटन पे लिंक डाल दूंगा, और आप प्लीज जाकर के देखिए सुधांशु साहू सर के साथ वार्तालाप सुमित के साथ एपिसोड 2। बिफोर दैट, आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाहता हूं आपको कि जो हमारा एपिसोड 3 है, जो हमारा एपिसोड 3 है वो भी एज सुन एज पॉसिबल होली के आसपास कहीं ना कहीं रिलीज हो जाएगा। तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। और चलिए अब हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और इस लेक्चर को खत्म करने के बाद हमारा फार्माकोकाइनेटिक्स वाला पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो जो फार्माकोलॉजी में एंटर कर रहे हैं, अभी 4th सेम में है स्टूडेंट्स, उन सब के लिए हमारी प्लेलिस्ट नियर अबाउट टू कंप्लीट के आसपास आ चुकी है। मैंने ये नहीं कह रहा हूं कि 4th सेमेस्टर के सारे यूनिट्स हमने कवर कर दिए हैं, बट उनको पढ़ने के लिए काफी कुछ हमने कवर कर दिया है। लैंडमार्क्स हमने पढ़ा दिया, डायनेमिक्स पढ़ा दिया, काइनेटिक्स हम लोग आज कंप्लीट कर देंगे। काइनेटिक्स का ये लास्ट टॉपिक है। ठीक है, और बाकी के जो ADR के बाद के टॉपिक्स है, PNS, ग्लोकोमा, गाउट, ये सारे टॉपिक्स हैं, वो उसके लेक्चर्स भी हम आपको देते रहेंगे, बट यू हैव टू वेट, यू हैव टू ट्रस्ट ऑन अस। ठीक है, अभी तक आपने बहुत प्यार दिखाया, हमारी कम्युनिटी हो चुकी है 725 बच्चों की, 725 बच्चे हमसे रेगुलरली पढ़ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, हम ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी आप हमारे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए। ठीक है, थैंक यू गाइस। चलो स्टार्ट करते हैं। आपने हेडिंग डाल ली माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। ओके, बिफोर दैट मैं अपने बच्चों के लिए एक सरप्राइज लेकर के आ रहा हूं। सरप्राइज क्या है, मेरे जितने भी डिप्लोमा वाले स्टूडेंट्स हैं, एक्चुअली हमारी जो सीरीज चल रही है, ये मार्गदर्शन सीरीज जो हमारी चल रही है, ये सीरीज
डेडिकेटेड है बैचलर्स के लिए भी, डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए भी, जो भी पढ़ना चाहता है। लेकिन मैं अपने डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए एक सरप्राइज लेकर के आया हूं। डी फार्मा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं, बोर्ड एग्जाम आपके आने वाले हैं, आपके बोर्ड एग्जाम नियर अबाउट टू जून में होंगे, और मैं लेकर के आ रहा हूं ब्रह्मास्त्र सीरीज। ब्रह्मास्त्र सीरीज आने वाली है। आपके फर्स्ट ईयर के 5 सब्जेक्ट, सेकेंड ईयर के 7 सब्जेक्ट मिलाकर के टोटल होने वाले हैं 12 सब्जेक्ट्स। 12 सब्जेक्ट्स के वन शॉट पीवाईक्यू सॉल्व्ड मैं करवाने वाला हूं यहां पर आपके अपने चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मा पे। तो जिस भी स्टूडेंट को डाउट है कि बॉस हमारा तो टाइम निकल गया, अब तो हमें डर लग रहा है हम पढ़ नहीं पाएंगे या हमारे पास हम फेल हो जाएंगे, ऐसा कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। आई एम देयर फॉर यू जस्ट टू मेक यू क्वालिफाई इन योर बीटीई यूपी बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, सो नो नीड नॉट टू बॉदर, यहां पर हमारे साथ क्लास करो, पीवाईक्यूज में ज्वाइन करो और आतंक मचा दो बोर्ड एग्जाम्स में। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट चलो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, चलो हम लोग समझते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। सबसे पहले बताओ इंडक्शन का मतलब क्या होता है। इंडक्शन का मतलब क्या होता है, लाइव चैट में लिखना, कमेंट सेक्शन में लिखना। इंडक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, मेरे को पहले ये बताओ। इंडक्शन का बेसिकली सिंपल सा मतलब केवल इतना सा होता है मेरे बाबू कि टू इंड्यूस एनीथिंग, किसी भी चीज को जनरेट करना, किसी भी चीज को बनाना। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज इंडक्शन। क्या कहते हैं बच्चों उसको, उसको कहते हैं इंडक्शन। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग जो है अब इसको आगे चल करके समझेंगे। ठीक है, हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी आपकी, क्या होगी इसकी डेफिनेशन कि द प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, द प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म, द प्राइमरी साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म in liver, the primary site of metabolism in liver is referred as microsomal enzyme. Microsomal enzyme मतलब ये वो वाले एंजाइम होते हैं बाबू जहां पर आपका मेटाबॉलिज्म लिवर में होता है। ये वो वाली जगह है कि लिवर के जो भी पोर्शन में आपका मेटाबॉलिज्म हो रहा है उसको हम लोग कहते हैं माइक्रोसोमल एंजाइम। और माइक्रोसोमल के बाहर अगर कहीं हो रहा है, माइक्रोसोमल एंजाइम के अगर कहीं बाहर हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम मतलब जैसे कि मान लो आपके सेल के लिवर के सेल के अंदर हो रहा है माइक्रोसोम्स में, अगर माइक्रोसोम के बाहर हो रहा है या माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है ना मेटाबॉलिज्म, तो उस मेटाबॉलिज्म को जो माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। क्या बोलते हैं बच्चा, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। ठीक है, इस डेफिनेशन को आप लोग लिख लो, उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं। जो हमने सेकंड बात बोली कि एंजाइम फाउंड आउटसाइड माइक्रोसोम ऑफ द हेपेटिक सेल या लिवर सेल इज कॉल्ड एज नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। इसको लिख लो, फिर हम लोग ये पॉइंट भी लिखते हैं। ठीक है, हम लोग अपना ये हमारा पहला पॉइंट हो गया। ठीक है, और हम लोग अपना दूसरा पॉइंट लिखते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, enzyme found outside of the microsome in hepatic cell are called as क्या बोलेंगे भाई, जब माइक्रोसोम के अंदर हो रहा था तो हम लोग माइक्रोसोमल बोल रहे थे, जब माइक्रोसोम के बाहर हो रहा है या फिर माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है तो फिर हम लोग उसको बोलेंगे नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम। क्या बोलेंगे बच्चा,
लाइव चैट रुकनी नहीं चाहिए। नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम, कौन कौन ज्वाइन कर गया है? कौन कौन ज्वाइन कर गया है बच्चा? गुड इवनिंग मुकेश, कौन है? गुड इवनिंग मुकेश, गुड इवनिंग वीरेन, अजजद, ठीक है ठीक है ठीक है, आ जाओ आ जाओ, सब लोग आ जाओ, सब लोग आ जाओ। शिवेंद्र, गुड इवनिंग रुद्र, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो चलो आगे आ जाओ, चलो ठीक है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि बच्चा माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होते हैं और नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होता है। ठीक है, इसको आप लोग एक बारी को लिख लो और उसके बाद फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ठीक है, ओके। अब वो कौन सा एंजाइम होता है जो कि इंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो एंजाइम एंजाइम responsible for enzyme responsible for induction is cytochrome P450। क्या होता है बच्चों? साइटोक्रोम P450। साइटोक्रोम P450, ठीक है। ये हमारा वो एंजाइम होता है जो कि एंजाइम इंडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। अब ये एंजाइम कहां पर प्रेजेंट हो सकता है? ये मेनली या तो ड्रग में प्रेजेंट हो सकता है या फिर आपके पॉल्यूटेंट्स में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, क्या प्रेजेंट हो सकता है? ड्रग में प्रेजेंट हो सकता है या फिर आपके पॉल्यूटेंट्स में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, कि आपने दवाई खाई तो साइटोक्रोम P450 ने आपको जनरेट कर दिया। मतलब जब आप ड्रग को इंटेक करते हो तो ड्रग को इंटेक करने के बाद जो है साइटोक्रोम P50 हो सकता है कोई एंजाइम आपका इंड्यूस कर दे, नहीं तो फिर पॉल्यूटेंट की वजह से एंजाइम जो है आपका प्रोड्यूस कर देता है। वो सारी चीजें होती हैं। ठीक है, चलो इतना हो गया। इसको लिख लिया आप लोगों ने? इसको आप लोग लिख लो, पहले लिख लो, लिख लो, पूरा लिख लो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा अलग से मार्क कर देता हूं ना, ये नहीं तो बच्चों को हमारे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, चलो ठीक है ठीक है, चलो ये मैंने मार्क कर दिया है। हो गया, चलो अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चा माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन के टाइप्स की, कि कितने टाइप्स के माइक्रोसोमल एंजाइम होते हैं। ठीक है, तो हेडिंग डालोगे सब लोग, टाइप्स ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम, टाइप्स ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम। ठीक, क्या होते हैं टाइप्स ऑफ माइक्रोसोमल एंजाइम? कितने टाइप के होते हैं? ये बेसिकली बच्चा दो टाइप के होते हैं, मैं आपको सही बता दूं। एक होता है सेलेक्टिव और एक होते हैं नॉन सेलेक्टिव। ठीक है, एक होते हैं सेलेक्टिव और एक होते हैं नॉन सेलेक्टिव। ठीक, अब सेलेक्टिव क्या होते हैं? सेलेक्टिव का मतलब होता है बच्चा, सेलेक्टिव का मतलब होता है, केवल इतना ही मतलब होता है सेलेक्टिव का, कि जो स्पेसिफिक साइट पर जाकर के बाइंड करेंगे। कलर कौन सा हम लोग ले लें? ठीक है, चलो आ जाओ। ठीक है, मतलब सिलेक्टिव माइक्रोसोमल एंजाइम वो होते हैं जो कोई स्पेसिफिक एंजाइम को ही एक्टिवेट करेगा। ठीक है, स्पेसिफिक मतलब माइक्रोसोमल, कोई स्पेसिफिक माइक्रोसोम होगा जिसको एक्टिवेट करेगा। ठीक है, इट इज फॉर स्पेसिफिक एंजाइम, इट इज फॉर स्पेसिफिक एंजाइम। ठीक है, ये स्पेसिफिक एंजाइम के लिए होता है। अब इसकी एग्जांपल की अगर हम लोग बात कर लें तो इसका एग्जांपल बच्चों क्या हो सकता है? मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिख करके बताओ कि सिलेक्टिव के एग्जांपल क्या हो सकते हैं।
ऐसे एंजाइम्स जो कि हमें किसी स्पेसिफिक माइक्रोसोम पर ही जाकर के बाइंड करें, तो वो होता है हमारा डीडीटी। डीडीटी होता है हमारा, ठीक है। क्या होता है इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल होता है डीडीटी, मतलब डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन ट्राइक्लोरोइथेन। ये जो होता है ना बच्चा, ये होता है हमारा सेलेक्टिव माइक्रोसोमल एंजाइम के एग्जाम्पल, ठीक है। नॉन सेलेक्टिव की बात कर लेते हैं, तो नॉन सेलेक्टिव में क्या होता है हमारा? नॉन सेलेक्टिव इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, या नॉन सेलेक्टिव जो है किसी से भी बाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल होता है आपका फिनोबार्बिटोन। क्या होता है बच्चा? इसका जो एग्जाम्पल होता है इसको हम लोग बोलते हैं फिनोबार्बिटोन। लिख लेंगे फिनोबार्बिटोन। तो बच्चा अभी हम लोगों ने पढ़ लिया कि माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होते हैं, नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। हम लोगों को कुछ चीजें और समझनी पड़ेंगी, ठीक है। अब कुछ चीजें वो क्या क्या है, चलो हम लोग समझते हैं। पहले हम लोग ना एक फ्लो चार्ट बना लेते हैं। मेरे साथ फ्लो चार्ट बनाओ। मैं तुमको बार बार एक बात कहता हूं कि फार्माकोलॉजी पढ़ना है, एचएपी पढ़ना है, जस्ट गो विद डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट्स। जस्ट गो विद डायग्राम्स एंड फ्लो चार्ट, क्योंकि अगर डायग्राम्स और फ्लो चार्ट के साथ नहीं काम करोगे तो तुम्हारे लिए पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि इम्पॉसिबल है, बट थिंग्स गेट वेरी मच इजी, या ब्रेक डाउन हो जाती है इनटू बेबी थिंग्स लाइक। उसमें क्या होता है कि आपको समझ में आसानी से आता है अगर डायग्राम की चीजें। खुद सोचो, पूरा पैराग्राफ लिखा है 15 लाइन का और सीधे सीधे दो फ्लो चार्ट बने हुए, तो आपको दो फ्लो चार्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएंगे ना। तो सबसे पहले देखो, मान लो कोई ड्रग होती है, ठीक है। मान लो कोई ड्रग है, उसने मेटाबॉलिज्म किया, ठीक है, वो मेटाबोलाइज हो गई, ड्रग गॉट मेटाबोलाइज्ड, या मेटाबॉलिज्म उसका हुआ। अब जब ड्रग का मेटाबॉलिज्म हुआ ना, तो फिर क्या होता है? बताओ। तो फिर होगा दो तरीके से इसका एंजाइम इंडक्शन हो सकता है, या तो ये माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन होगा, या तो नॉन माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे कि बॉस यहां पर माइक्रोसोमल हो गया मान लो, ठीक है, और यहां पर नॉन माइक्रोसोमल हो गया, ठीक। बट एक चीज यहां पर समझना कि जो नॉन माइक्रोसोमल वाला एंजाइम है ना, वो मेटाबॉलिज्म नॉर्मल रेट से ही शो करेगा। यहां पर मेटाबॉलिज्म जो है वो नॉर्मल रेट से ही चलेगा। समझ रहे हो बात को? नहीं समझ रहे हो? यहां पर जो हमारा नॉन माइक्रोसोमल वाला पोर्शन है ये नॉर्मल तरीके से ही चलेगा, बट जो माइक्रोसोमल है वो क्या करेगा, यहां पर इंड्यूस करना स्टार्ट कर देगा साइटोक्रोम P450 को, ठीक है। इंड्यूसेस साइटोक्रोम साइटोक्रोम P450। ये बेसिकली आपका एक एंजाइम है, ठीक है, साइटोक्रोम P450। अब इसके बाद क्या होगा, ये बेसिकली एक मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन करेगा। ये दोनों एक मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन करेंगे, ठीक। जब मेटाबोलाइट का फॉर्मेशन करेंगे तो ये जो ड्रग थी ये वाटर सॉल्युबल हो गई, ठीक है। यहां पर हम लोग पोलर सॉल्युबल लिख लें या फिर वाटर सॉल्युबल लिख लें, ब्रैकेट में वाटर सॉल्युबल, ठीक है। यहां पर हम लोग ड्रग को लिख लें पोलर या फिर वाटर सॉल्युबल, ठीक है। इसको आप लोग लिखो। अब जब ड्रग पोलर सॉल्युबल हो गई या वाटर सॉल्युबल हो गई तो क्या लगता है आपको, आसानी से एक्सक्रीट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? बताओ। ठीक है, चलो, इतना तुमको दिक्कत हो रहा है, मेरे को ये चीज बताओ, किडनी क्या करता है? किडनी जो है हमारे वेस्ट मटेरियल को, मतलब वाटर के साथ वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालता है।
तो जब ड्रग जो है पहले लिपोफिलिक थी, लिपोफिलिक से वो हाइड्रोफिलिक हो गई या वाटर सॉल्युबल हो गई या पोलर हो गई, तो फिर वो क्या करेगा, किडनी के थ्रू एक्सक्रीट ही तो करेगा यार। और यही सारी चीजें तो तुमको पढ़नी है। नहीं समझ में आया? मेरी बात समझो। ड्रग थी, ड्रग का मेटाबॉलिज्म हुआ, मेटाबॉलिज्म होने के बाद दो स्टेप्स में गया, या तो माइक्रोजोमल या तो फिर नॉन माइक्रोजोमल। और जब माइक्रोजोमल में गया तो क्रोम P450 ने मेटाबोलाइट बना दिया, इसने नॉर्मल रेट से मेटाबोलाइट बनाया। जब मेटाबोलाइट बना लिया तो ड्रग पोलर सॉल्वेंट हो गई। जब पोलर सॉल्वेंट हो गई, तब पोलर सॉल्वेंट होने के बाद फिर क्या होता है बच्चा, पोलर सॉल्वेंट होने के बाद ये किडनी के थ्रू एलिमिनेशन हो जाता है यूरिन की मदद से। किडनी में गया, फिल्ट्रेशन हुआ, और फिल्ट्रेशन होने के बाद फिर हो जाता है इसका एलिमिनेशन। क्या हो जाता है बाबू? इसका हो जाता है एलिमिनेशन, मतलब ये ड्रग हो गई बाहर। और एलिमिनेशन किसके थ्रू होता है? यूरिन के थ्रू होता है। किसके थ्रू होता है? यूरिन के थ्रू होता है। बच्चा समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? ठीक है, यूरिन के बाद होता है। और यहां पर क्या होता है ना माइक्रोजोमल में, कि ड्रग रिटेंशन नहीं होता है, नो रिटेंशन ऑफ ड्रग, नो रिटेंशन ऑफ ड्रग। अब एक बात समझो, जब यहां पर ड्रग का नो रिटेंशन हो गया, तो तुमको क्या लगता है ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम होगा कि ज्यादा होगा? ड्यूरेशन ऑफ एक्शन नहीं होगा, या तो बहुत कम होगा, क्योंकि यार सारी ड्रग तो बाहर निकल गई, सारी ड्रग तो मेटाबोलाइज होकर के बाहर निकल गई। तो यहां पर क्या होगा, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन ना के बराबर होगा। ड्यूरेशन ऑफ एक्शन इज नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल और नेग्लिजिबल और वेरी लो, वेरी लो। क्योंकि सारी ड्रग ने कुछ रिटेन तो किया ही नहीं है। जब ड्रग ने रिटेन नहीं किया तो फिर वो क्या करेगी? वो क्या करेगी? वो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को कम शो करेगी। ठीक है, इसको पूरा लिख लो। उसके बाद फिर हम लोग इसके बायो ट्रांसफॉर्मेशन के इफेक्ट पर आते हैं कि इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन इफेक्ट कैसे होता है। समझ में आ रही है बात? स्टार्ट किया जाए? चलो ठीक है। अब मैं एक पॉइंट लिखवाने जा रहा हूं, इस पॉइंट को लिखना, और उसके बाद फिर हम समझेंगे कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, इंडक्शन, इंडक्शन रिजल्ट्स इन, इंडक्शन रिजल्ट्स इन enhanced bio transformation। ठीक है, मतलब इंडक्शन रिजल्ट्स इन enhanced bio transformation, और enhanced bio transformation से क्या होगा? क्या होगा? 2 से 4 गुना ज्यादा, 2 to 4 times, 2 to 4 times क्या हो जाएगा बच्चा? 2 से 4 टाइम क्या हो जाएगा? 2 से 4 टाइम्स ज्यादा बायो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा, इनहेंस्ड बायो ट्रांसफॉर्मेशन 2 to 4 टाइम्स। समझ में आ रही है बात? और जब बायो ट्रांसफॉर्मेशन ज्यादा हो गया तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, या जो ड्रग की एक्टिंग कैपेसिटी थी वो कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चा? वो हमारी कम हो जाएगी। समझ गए? चलो इसको लिख लो। ठीक है, लिखना है? चलो ठीक है। Induction results in enhanced biotransformation 2 to 4 times and lead to, या and leads and requires, ऐसे लिख लो, and requires, and requires, क्या रिक्वायर करता है? and
requires less time as compared to others. Less time as compared to others. मतलब दूसरे ड्रग्स के मुकाबले ये ज्यादा रिटेन नहीं करेगी। समझ में आ गया? दूसरे ड्रग के मुकाबले ये जो हमारी ड्रग है ये ज्यादा रिटेन नहीं करेगी। समझ में आ गई बात? चलो आगे चले। अब हम लोग बात कर लेते हैं बच्चा इसके क्लिनिकल इफेक्ट की। ठीक है, इसके इफेक्ट की बात कर लेते हैं हम लोग माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन के क्लिनिकल इफेक्ट की, कि इसका क्लिनिकल इफेक्ट क्या क्या होता है। अब मैंने तुमको पहले ही बताया कि क्लिनिकल इफेक्ट इसका क्या होगा, ये बहुत ही ज्यादा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन को मिनिमाइज कर देगा। ये क्या करेगा बच्चों, ये आपके जो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है इसको काफी मिनिमाइज कर देगा। मिनिमाइज कैसे करेगा बच्चों, आओ चलो समझो, मेरे मेरे साथ समझो आकर के। ठीक है, हम लोग क्लिनिकल इफेक्ट की बात करते हैं। बार बार एक ही गलती। क्लिनिकल इफेक्ट कि इससे हमारी बॉडी पर क्लिनिकल इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं, तो उसके लिए हमको पहले समझना पड़ेगा कि एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही है कि एंजाइम इंडक्शन मिनिमाइजेस ऐसे कर लो, डिक्रीजेस ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। ये तो मैं आपको काफी देर से बता रहा हूं कि ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाता है, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो जाता है। ठीक है, तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन फाइनली हो गया है कम। अब ड्यूरेशन ऑफ एक्शन कम हो गया है तो फिर इससे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, जैसे कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स को जो है वो अपना एक्शन नहीं शो कर पाएंगी। ठीक है, तो ठीक है, यहां पर लिखो फेलियर ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव when administered with किसके साथ एडमिनिस्टर की गई है, वो एडमिनिस्टर की गई है आपके रिफैम्पसिन जैसी ड्रग के साथ। किसके साथ? रिफैम्पसिन जैसी ड्रग के साथ। समझ रहे हो? ये सब आपके रिफैम्पसिन जैसी ड्रग्स के साथ जो है क्या करते हैं, जब अगर हम लोग दे दिया, जैसे कि मान लो हम लोगों ने कोई ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दी किसी फीमेल को, ठीक है, आपने ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव दी साथ में रिफैम्पसिन दे दी, लेकिन जब रिफैम्पसिन के साथ देंगे तो क्या करेगी, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव अपना एक्शन दिखा ही नहीं पाएगी, क्योंकि रिफैम्पसिन ने वहां पर एंजाइम इंडक्शन की प्रॉपर्टी शो कर दी है। समझ में आ गई बात? ठीक है, अब सीधी सी बात इतनी सी है कि जैसे कि मान लो पैरासीटामोल और रिफैम्पसिन को देते हैं। ठीक है, पीसीएम तो सभी ने सुना होगा, पीसीएम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वाला नहीं बोल रहा हूं, पीसीएम में पैरासीटामोल वाला बोल रहा हूं। ठीक है, पैरासीटामोल वाला बोल रहा हूं। ठीक है, पैरासीटामोल प्लस रिफैम्पसिन। ठीक है, पैरासीटामोल प्लस रिफैम्पसिन क्या करेगा, टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है। ये क्या करेगा, ये टॉक्सिसिटी बढ़ा देता है। ठीक है, और टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो ये आगे हमारी बॉडी को
बहुत ज्यादा असर करने लगेगा। ठीक है भाई, कोई भी बॉडी तो नहीं चाहती कि हमारे अंदर टॉक्सिक सब्सटेंसेस हो, तो जब बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बढ़ेगी तो इंसान को अनइवन या अनहेल्दी फील होगा, और वो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमेटिक और ट्रेजिक चीज होती है। ठीक है, अच्छा अगर हम लोग अब बात कर लेते हैं आगे चल करके, तो आगे चल करके जो हमारा नेक्स्ट क्लिनिकल इफेक्ट है वो क्या होता है कि बॉडी टॉलरेट करने लगती है, टॉलरेंस आ जाता है बॉडी में। बॉडी एक्सपीरियंसेस या पेशेंट experiences patient experiences tolerance। ठीक है, पेशेंट experiences tolerance। ठीक है, to drug with carbamazepine। ठीक है, मतलब कार्बामाजेपिन के साथ अगर हम लोग ड्रग को देंगे तो ड्रग टॉलरेंस फेस करने लगी। खुद बताओ यार, इंजाइम इंडक्शन हुआ जिसकी वजह से रैपिड एलिमिनेशन हुआ, रैपिड एलिमिनेशन की वजह से क्या होगा, बॉडी में ड्रग रिटेन नहीं करेगी, बॉडी में ड्रग रिटेन नहीं करेगी तो फिर क्या होगा, हम लोग को ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलेगा नहीं, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन मिलेगा नहीं तो हम लोग को एक्शन दिखाई नहीं देगा। जब एक्शन दिखाई नहीं देगा तो पहले अगर आप 200 mg की ड्रग ले रहे थे तो फिर आप 500 mg की लेने लगोगे, फिर 750 mg की लेने लगोगे। तो जैसे जैसे आप डोजियर बढ़ाते जा रहे हो तो डोजियर बढ़ाने के बाद भी क्या हो रहा है, आपकी बॉडी टॉलरेट कर रही है उसको, आपकी बॉडी में टॉलरेंस आ रहा है कि बॉस पहले 200 पे हम लोग को एक्शन दिख जाता था, फिर जो है ड्रग एक्शन फास्ट हो गया तो फिर 500 पे दिखने लगा, फिर 750 पे दिखने लगा। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आपका टॉलरेंस बढ़ता ही चला जा रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है और बढ़ता ही चला जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद आगे चलेंगे। ये आपको समझ में आया पूरा? ये था हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम इंडक्शन। ठीक है, ये हमारा एक टॉपिक यहां पर फिनिश होता है। अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर चलते हैं जो कि है हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिशन। क्या है अगला टॉपिक? है हमारा माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिशन। माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिशन। ठीक, चलो इंडक्शन पढ़ लिया। अब इंडक्शन का मतलब होता है बनाना, इनहिबिशन मतलब होता है रोकना। इनहिबिशन माने होता है बच्चा, इनहिबिशन का मतलब होता है रोकना। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग साइटोक्रोम P50 को इनहिबिट कर देंगे तो वो हमारा कहलाएगा इनहिबिशन। इनहिबिशन का मतलब होता है बच्चा, मैं सबसे पहले बता दूं, टू स्टॉप। एक मिनट, इनहिबिशन का मतलब होता है बच्चों टू स्टॉप। ठीक है, टू स्टॉप। ठीक है, किसी भी चीज को रोक देना। और जब आप रोकते किसको हो, जब आप P450 साइटोक्रोम जो है हमारा, P450 साइटोक्रोम जो है हमारा, इसको आप जब रोक दोगे तभी आपका जो है माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिशन आता है। माइक्रोसोमल एंजाइम इनहिबिशन क्या करेगा, साइटोक्रोम P450 के सिंथेसिस को या बनने को रोक देगा। ठीक है, क्या करेगा, रोक देगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा हम लोग ठीक करते हैं। साइटोक्रोम P450, समझ गए, साइटोक्रोम P450 को रोक देगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई बात और नॉट? मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है, अब एक चीज और लिख लो कि बाइंडिंग ऑफ सिमेटिडिन केटोगोनाजोल बाय साइटोक्रोम P450 लीड्स टू, क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है। ठीक है, लिख लो केस, सब लोग केस लिखो। व्हेन ड्रग्स लाइक केटोकोनाजोल केटोकोनाजोल, and
सिमेटिडीन, केटोकोनाजोल एंड सिमेटिडीन क्या करेगी? जब केटोकोनाजोल और सिमेटिडीन क्या करेगी? बाइंड्स विथ साइटोक्रोम P450, साइटोक्रोम P450. This leads to this leads to this minimizes this minimizes क्या? टेस्टोस्टेरॉन. This minimizes टेस्टोस्टेरॉन मेटाबॉलिज्म. मतलब जो हमारे टेस्टोस्टेरॉन का मेटाबॉलिज्म है वो मिनिमाइज कर जाएगा अगर मान लो इन दोनों ड्रग का बाइंडिंग हो गया. आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बच्चा? मेरे को बताओ. प्लीज डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. ठीक है, चलो हो गया. अब हम लोग आगे चलते हैं. जैसे कि मेरी बात समझो, ठीक है. जैसे कि हमारा कोई एक यहाँ पर एंजाइम है, ठीक. ये हमारा एंजाइम है, ठीक. ये यहाँ पर हमारा नॉर्मल बाइंडर है और ये हमारा कॉम्पिटिटिव बाइंडर है. ठीक ठीक. अब एक बात बताओ, अगर ये जो है ये हमारा जो नॉर्मल वाला था, ये जब आकर के बाइंड करेगा, ठीक. इसको ऐसे समझो, ये हमारा एंजाइम है, ठीक है. ये हमारा एंजाइम है, ठीक है. अब ये हमारा नॉर्मल सबस्ट्रेट है, ये हमारा नॉर्मल सबस्ट्रेट है, ठीक है. और ये हमारा कॉम्पिटिटिव या इनहिबिटर सबस्ट्रेट है, ठीक है. ये हमारा इनहिबिटर सबस्ट्रेट है. समझो बात को. तो यहां पर ये होगा बच्चा कि जब ये यहां पर आकर के बाइंड करेगा तो ये एक प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, ठीक है. प्रोडक्ट फॉर्मेशन होगी, ठीक है. अब प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो गई, ठीक है. जब ये यहां पर आकर के बाइंड किया, लेकिन अगर मान लो सेम यहीं पर इनहिबिटर आकर के बाइंड हो गया, बिकॉज देखो दोनों लगभग लगभग सेम ही दिख रहे हैं, दोनों की इंटेंसिटी, दोनों का एक्शन सेम ही है. तो फिर ये क्या करेगा कि जब मान लो ये इनहिबिटर आकर के बाइंड करेगा तो यहां पर क्या होगा? नो प्रोडक्ट विल फॉर्म. नो प्रोडक्ट विल फॉर्म. और जब कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा तो फिर एक्शन दिखाई देगा? कभी भी एक्शन दिखाई नहीं देगा. क्या होगा बच्चों? कभी भी एक्शन दिखाई नहीं देगा. खुद बताओ. तुमने खुद ने पढ़ा है फार्माकोलॉजी में तभी ड्रग काम करती है जब ड्रग बाइंड होती है, ड्रग एफिशिएंटली बाइंड होती है. लेकिन एक बात बताओ, जब ड्रग की जगह पर इनहिबिटर बाइंड कर गया है तो क्या इनहिबिटर जो है नॉर्मल एंजाइम को अपना काम करने देगा या रिसेप्टर को अपना काम करने देगा? कभी नहीं करने देगा. समझ रहे हो बात को? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ठीक है. अब हम लोग कुछ एंजाइम इनहिबिटर्स के एग्जांपल्स देख लेते हैं, ठीक है. क्या देख लेते हैं? कुछ अपने एंजाइम इनहिबिटर के एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है. आ जाओ. तो हमारे एग्जांपल हो गए जैसे कि क्लोरामफेनिकॉल हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, कीटामाइसिन हो गया, केटोकोनाजोल हो गया, ठीक है, सिमेटिडीन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ये सारे, ठीक है. तो एग्जांपल में हम लोग लिखेंगे, ठीक है, एंजाइम इनहिबिटर, एंजाइम इनहिबिटर, ठीक है. तो एंजाइम इनहिबिटर में क्या आते हैं? इसमें आते हैं क्लोरामफेनिकॉल, क्लोरामफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है.
क्लोरामफेनिकोल हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, सिमेटिडीन हो गया, एंटीबायोटिक्स लाइक सिप्रोफ्लॉक्सासिन हो गया। तो लिख लो यार, इतनी सारी ड्रग्स हैं जो हमको एंजाइम इनहिबिटर की तरह काम करती हैं। सिप्रोफ्लॉक्सासिन, ठीक है, सिमेटिडीन और ईटीसी और ईटीसी एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे हमारे होते हैं एंजाइम इनहिबिटर के एग्जाम्पल, ठीक है। अब एक हमारा टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सुसाइड इनहिबिटर। क्या होते हैं बच्चा? जिसको हम लोग बोलते हैं सुसाइड इनहिबिटर, ठीक है। इसको आप लोग लिखोगे, ठीक है। चलो लिखना स्टार्ट करो। चलो तुम लोग के लिए मैं आज बैठ करके पढ़ा रहा हूं। सुसाइड इनहिबिटर। अब सुसाइड इनहिबिटर के क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं बच्चा? सुसाइड इनहिबिटर के एग्जाम्पल होते हैं, सुसाइड इनहिबिटर पहले क्या होता है? पहले तो इरिवर्सिबल होता है कि अगर एक बार हो गया काम तो फिर दोबारा वो रिवर्स नहीं करेगा। समझ में आ रही है बात? अगर एक बार ये काम हो गया तो ये रिवर्स नहीं करेगा, ठीक है। इरिवर्सिबल होते हैं, ठीक है। और इरिवर्सिबल होने के साथ साथ, इरिवर्सिबल होने के साथ साथ इनके जो एग्जाम्पल होते हैं ये क्या होते हैं? ये होते हैं टिक्लोपिडाइन, ठीक है, टिक्लोपिडाइन, ठीक है। और या फिर क्या एग्जाम्पल होता है इसका? सिलाइलिन, सिलाइलिन, ठीक है। और ये क्या करते हैं ना, इरिवर्सिबल होते ही है, ये एंजाइम इनएक्टिवेशन का काम करते हैं, एंजाइम इनएक्टिवेशन का काम करते हैं, एंजाइम इनएक्टिवेशन का काम करते हैं। मेरी बात समझो, सुसाइड इनहिबिटर नाम से ही समझ में आ रहा है कि सुसाइड करेगा, ठीक है। सेल्फ डेथ के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं ये इनहिबिटर, और जब एंजाइम खुद को किल करने लगेगा, सेल्फ किलिंग प्रॉपर्टी आ जाएगी उसमें, तो फिर क्या करेगा? वो अपने आप को ही खत्म करने लगेगा। और इसका जो बेस्ट एग्जांपल है वो है टिक्लोपिडाइन और सिलाइलिन, ठीक है। इसका क्या एग्जांपल है? टिक्लोपिडाइन और सिलाइलिन। अब हम लोग इसकी बात करते हैं कि इसके कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। डाइंड, इतनी जल्दी कैसे डाइंड? ठीक है, हमें एक स्लाइड और चाहिए रहेगा। चलो यहीं पर कर देते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए इसको भूल जाओ, ठीक है। हम लोग यहां पर देखते हैं, क्या देखेंगे? यहां पर हम लोग टाइप्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम लोग? टाइप्स की बात करते हैं। अब टाइप्स में क्या होगा? टाइप्स में ये होगा बच्चा कि बेस्ड ऑन, दो तरीके से इसको हम लोग कैटेगराइज करेंगे। बेस्ड ऑन नेचर, मतलब उसका बिहेवियर कैसा है, नेचर कैसा है, ठीक है। और दूसरा किसके बेसिस पर हम लोग क्लासिफाई करते हैं? बेस्ड ऑन रिवर्सिबिलिटी, बेस्ड ऑन रिवर्सिबिलिटी, ठीक है। पहले है बेस्ड ऑन नेचर और दूसरा है बेस्ड ऑन रिवर्सिबिलिटी। तो अगर हम लोग बेस्ड ऑन नेचर की बात करें तो ये हमारे वैसे ही आ जाते हैं, सेम माइक्रोसोमल एंड नॉन माइक्रोसोमल, ठीक है। इसको यहां पर लिख दो, माइक्रोसोमल और नॉन माइक्रोसोमल, नॉन माइक्रोसोमल, ठीक है। ये हो गया, एक हो गया हमारा माइक्रोसोमल, एक हो गया हमारा नॉन माइक्रोसोमल। और जब हमारा, अगर हम लोग बात कर ले रिवर्सिबिलिटी की, तो रिवर्सिबिलिटी के हमारे पास दो आते हैं। पहला आता है हमारा कॉम्पिटिटिव और दूसरा आता है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव, ठीक है। पहले आता है हमारा कॉम्पिटिटिव और दूसरा आता है हमारा नॉन कॉम्पिटिटिव। समझ में आ रहा है? और इसी के साथ हमारा एंजाइम इनहिबिशन वाला जो पोर्शन है वो होता है खत्म। क्या होता है बच्चों? वो हमारा हो जाता है खत्म। अब इसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे? इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे और आगे चल करके हमारा जो लास्ट टॉपिक है
इंजाइम इंजाइम कह रहा हूं, इंजाइम इंडक्शन हो गया, इंजाइम इनहिबिशन हो गया। अब हमारा क्या है? एक्सक्रीशन। क्या है? एक्सक्रीशन। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे और नेक्स्ट स्लाइड पर चल करके हम लोग एक्सक्रीशन के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस, रिमूवल ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी, रिमूवल ऑफ वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम बॉडी। समझ में आ गई बात? तो जब हम लोग बॉडी से वेस्ट सब्सटेंस को फिल्टर आउट करते हैं या इरेडिकेट कर देते हैं, तो फिर क्या होता है? जब हम लोग क्या करते हैं, वेस्ट सब्सटेंस को इरेडिकेट कर देते हैं या निकाल देते हैं, तो बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चा? बॉडी बिकम्स डिटॉक्सिफाइड। ठीक है, बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है। और होगा कैसे कैसे भाई? किडनी से हो सकता है, स्वेट से हो सकता है भाई। मेरी बात समझो, किडनी से यूरिन के थ्रू हो गया, ठीक, फीसिस के थ्रू हो गया, स्वेट के थ्रू हो गया, सलाइवा के थ्रू हो गया, मिल्क के थ्रू हो गया। बॉडी से बाहर ड्रग निकल रही है तो ड्रग का एक्सक्रीशन या एलिमिनेशन ही तो हो रहा है। अब उसके लिए मुझे बताने की जरूरत थोड़ी है तुमको कि तुम कौन कौन सी चीजों से ड्रग को एलिमिनेट कर सकते हो। तो पहली चीज वही लिख लो कि वाया वाया किडनी, ब्रैकेट में यूरिन कर लेना, स्वेट पसीना जो आता है, ठीक है, मिल्क मिल्क स्पर्म, ठीक है। और कैसे निकलता है? सलाइवा हो गया, सलाइवा नहीं हुआ अभी, सलाइवा लिखो, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर क्या स्पर्म से सही में इरेडिकेशन होता है? बच्चा हो जाता है। कुछ ड्रग, स्पेसिफिक ड्रग्स हैं जो कि स्पर्म के थ्रू भी एलिमिनेट होती हैं। अब जैसे कि हम लोग बात कर लें कि हम लोग ने यहाँ पर एक चीज और नहीं लिखी, हम लोगों ने बाइल भी तो लिखना था, बाइल। अब जैसे कि मान लो अब आपसे कोई पूछे कि बाइल से कौन कौन सी ड्रग एक्सक्रीट होती है, बच्चा मैं बता रहा हूं। बाइल से आपकी होती हैं जितनी भी आपकी टेट्रासाइक्लिन, एम्पेसिलिन, जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं, मतलब मेजॉरिटी पोर्शन, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पेसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्पेसिलिन, ठीक है, और रिफैम्पसिन, ठीक है, टेट्रासाइक्लिन, एम्पेसिलिन, रिफैम्पसिन, ठीक है, लिथियम, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, लिथियम और पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। क्या होता है? ये सारी ड्रग्स हैं हमारी जो बाइल के थ्रू एक्सक्रीट आउट होती हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग सलाइवा और स्वेट की बात कर लेते हैं, ठीक है, आ जाओ साथ में, कि सलाइवा और स्वेट के साथ कौन कौन सी ड्रग्स एक्सक्रीट आउट होती हैं? लिथियम होती है, ठीक है, एक लिथियम हो गई। लिथियम के बाद दूसरी कौन सी होती है? लिथियम के बाद होती है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड नहीं यार, सॉरी सॉरी सॉरी, एक गलती हो गई मुझसे, पोटेशियम आयोडाइड यहां पर नहीं होगा, पोटेशियम आयोडाइड यहां पर नहीं होगा, पोटेशियम आयोडाइड यहां पर होगा, ठीक है। लिथियम हो गई, पोटेशियम आयोडाइड हो गई, ठीक है। और कौन कौन सी ड्रग्स हैं? और हमारे पास हैं रिफेम्पिन, ठीक है, एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है, ठीक है। तो यहां पर होगी हमारी रिफेम्पसिन, ठीक है, और
और कौन सी है, और हैवी मेटल्स है हमारे पास। ठीक है, बेसिकली ये जितनी भी हमारी ड्रग्स है ना, वो हमारी स्वेट के थ्रू या सलाइवा के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाती है। ठीक है, अब मिल्क कौन कौन सी चीजों को एक्सक्रीट करता है, तो मिल्क बेसिकली क्या करता है, लिपोप्रोटीन या लिपोफिलिक ड्रग्स को, लिपोफिलिक ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, ठीक है, किसको एक्सक्रीट आउट करता है, लिपोफिलिक ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करता है। ठीक है, या फिर अल्कोहल, अल्कोहल और सीएनएस एक्टिंग ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करता है, करने में मदद करता है। ठीक है, सीएनएस एक्टिंग ड्रग्स को एक्सक्रीट आउट करने में मदद करता है। ठीक, अच्छा, अब हम लोग एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं, तो एक्सक्रीशन की बात करते करते बच्चा मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताऊं कि ये जो हमारा एक्सक्रीशन का प्रोसेस होता है ना, ये ट्यूबुलर फंक्शन, हमारा जो फंक्शनल यूनिट है किडनी का, किडनी एक तो एक्सक्रीशन करती है, और किडनी का जो फंक्शनल यूनिट है मैं आपको बता दूं वो होता है हमारा नेफ्रॉन। क्या होता है, ये होता है हमारा नेफ्रॉन। समझ रहे हो बात को? तो फिर क्या होता है यहाँ पर, मेरी बात समझो कि ये सारी चीजें तो हमने समझ ली कि मिल्क से हम लोग क्या क्या ट्रांसमिट कर सकते हैं, अल्कोहल सीएनएस एक्टिंग को, बाइल से हम लोग टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन रिफैम्पिसिन को, सलाइवा स्वेट से हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, लिथियम पोटेशियम आयोडाइड रिफैम्पिसिन और हेवी मेटल्स को। और अगर हम लोग बात कर लेना बच्चा किडनी की, तो किडनी से हम लोग यूरिन को जो है, यूरिन से ड्रग को निकाल सकते हैं। एक चीज हमने और मेंशन नहीं की थी यहाँ पर, वो है हमारा लंग्स। यहाँ पे लंग्स, लंग्स भी तो एक्सहेल्ड एयर की तरीके से बाहर निकलता है, तो ये भी एक तरीके का एक्सक्रीशन ही तो हुआ, नहीं हुआ एक्सक्रीशन? बताओ, एक्सक्रीशन हुआ कि नहीं हुआ? चलो, ये तो हो गया हमारा एक्सक्रीशन वाला पोर्शन। अब हम लोग बात कर लेते हैं रीनल एक्सक्रीशन की। ठीक है, कि एक्चुअली में कितने स्टेप्स होते हैं, क्या कितने स्टेप्स होते हैं? स्टेप्स इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन, इन एक्सक्रीशन, समझ में आ रही है बात? स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्सक्रीशन। ठीक है, कौन कौन से हैं? सबसे पहले हमारा है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या है बच्चा? सबसे पहले हमारे पास है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन और फिर ट्यूबुलर सिक्रीशन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप है हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, कि हमारा ग्लोमेरुलस में जाकर के फिल्ट्रेशन होगा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसके बाद फिर क्या होगा, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, की हम लोग की ट्यूबुलर पोर्शन पे आकर के ड्रग का रीएब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, और जब रीएब्जॉर्प्शन हो गया ना बच्चा, तो रीएब्जॉर्प्शन के बाद ड्रग सिक्रीट भी तो करेगी, तभी तो बाहर निकलेगी। तो जो हमारा लास्ट स्टेप होता है वो होता है हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन। क्या होता है बाबू? ये होता है हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन, समझ गए? ट्यूबुलर सिक्रीशन पहला हमारा हो गया ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा हो गया ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन और तीसरा हो गया ट्यूबुलर सिक्रीशन। और जैसे ही हमारा एक्सक्रीशन प्रोसीजर में हमारा ट्यूबुलर सिक्रीशन तक आता है, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन आने के बाद फिर क्या होता है, जैसे ही ड्रग सिक्रेट हो गई तो फिर वो बॉडी के साथ यूरिन के थ्रू एलिमिनेट भी हो जाती है। मतलब बॉडी के साथ नहीं, बॉडी के अंदर जो है वो आपकी एलिमिनेट हो जाती है। ठीक है, आप सबका एक बहुत ज्यादा क्वेश्चन था कि सर हमको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, आप सर वो कलर चेंज करो। सो आई डिड चेंज द कलर ऑफ स्लाइड, मैंने अब व्हाइट कलर की कर दी है। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। आज की क्लास में हम लोगों ने ये क्या क्या सीखा, सबसे पहले एंजाइम इंडक्शन की बात की, एंजाइम इनहिबिशन की बात की, और फिर हमने
एक्सक्रीशन की बात की। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। अब जब आपकी सारी सारी टॉपिक्स हो गए हैं तब फिर हम यहाँ पर आ सकते हैं और अब मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पर होता है आपका लेक्चर दी एंड। ठीक है, यहां पर होता है आपका लेक्चर द एंड। ठीक है, ठीक। क्लास खत्म होने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल कॉन्सेप्टो फार्मा, कॉन्सेप्टो फार्मा, और ब्रह्मास्त्र सीरीज के लिए वेट करते रहिए। साथ ही साथ हम अपना पॉडकास्ट एपिसोड 3 लेकर के आ रहे हैं कार्तिक पनवरे सर के साथ। ठीक है, 22 मार्च को शेड्यूल होना था बट 22 मार्च से थोड़ा सा पहले ही कर देंगे हम लोग इसको शेयर आप तक। और ही हैज बीन स्टडीड फ्रॉम नाइपर रायबरेली, सो उनके वैल्यूएबल कंटेंट आप तक पहुंचाएंगे हम लोग। साथ ही साथ सुधांशु सर वाली पॉडकास्ट जाकर के देखना मत भूलिएगा, क्योंकि बहुत कुछ उन्होंने बताया है आपके करियर गोल्स के बारे में, जॉब प्रोस्पेक्ट्स के बारे में, काफी कुछ उन्होंने शेयर किया है। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस, जय हिंद।